Students, today we will study plant nomenclature part 1. Part 1 और part 2 दो पढ़ेंगे हम. As you know, plant nomenclature deals with correct naming of plants और taxa. हम जानते हैं कि internationally accepted botanical names होते हैं plants के लिए, और जो नॉलेज की हमारी शुरुआत थी, मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत थी, वहाँ इस प्रकार का नामकरण नहीं हुआ करता था. हर रीजन का, हर प्लांट का, एडिबल और नॉन एडिबल का अपना एक अलग तरह का डिस्क्रिप्शन वाला नेम हुआ करता था, जो एक टर्स डिस्क्रिप्शन होता था, छोटा डिस्क्रिप्शन होता था प्लांट्स का. बड़े बड़े नाम हुआ करते थे प्लांट्स के. लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि एक यूनिफॉर्म नॉलेज का सोर्स हो, और उसी के तहत बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स और ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स का कॉन्सेप्ट आया. एक ये समस्या भी होती है कि एक ही नाम कई बार अलग अलग प्लांट्स को भी दे दिया जाता है कॉमन नेम. जैसे ओक, हम ओक कर्कस को भी कहते हैं, और सिल्वर ओक के नाम पर हम ग्रेविलिया रोबस्टा को भी जानते हैं. तो ये एक कन्फ्यूजन पैदा करता है. इस कारण से जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नाम हैं वो बहुत आधार बनाते हैं टेक्सोनॉमी का. ये जो नाम हैं दे आर ट्रीटेड एज लैटिन नेम, चाहे उनका ओरिजिन ग्रीस से हो, चाहे उनका ओरिजिन इंग्लिश हो या और लैंग्वेजेस का हो, लेकिन लैटिन लैंग्वेज को एक आधार मान लिया गया है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज अपनी प्रिसाइजनेस, कंसाइज नेचर और उसके क्लियर कट मीनिंग्स के लिए जानी जाती है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि गैस्पर्ड बोहिन ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, पर इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया, इसको बड़े पैमाने पर यूज़ किया लिनियस ने अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में. जैसे क्रिटिका बोटेनिका में हमें ये छोटे छोटे कथन और सिद्धांतों के रूप में मिलेगा, जो 1737 में लिखी गई उनकी बुक है. और आगे जो उनकी राइटिंग्स हैं उनमें भी वो मिलता है. फिलोसोफिया बोटेनिका जो 1751 की उनकी राइटिंग है, उसमें वो ज़्यादा मैच्योर तरीक़े से मिलेगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर. अब इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को हम देखेंगे और उसमें कुछ नियमों को हम पढ़ेंगे. जो रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर हैं वो कोई एक दिन या एक महीना या एक साल में नहीं इवॉल्व हुए. वो जो सफ़र है वो सदियों पुराना है, और हम ये कहेंगे कि आज भी वो जर्नी जो है वो चालू है, क्योंकि कई नियम आज भी बदलते रहते हैं, नए नियम बनते रहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक. कई नेशनल और इंटरनेशनल गैदरिंग्स हुई, कई कांग्रेस हुई. एक ख़ास तौर पे ज़िक्र करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की. अगर हिस्ट्री को देखें तो पेरिस में 1867 में ये कांग्रेस हुई थी. वो ज़माना था डी कैंडोले का. डी कैंडोले ने ही लॉ ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर तैयार किया था, और उसको डिस्कस किया गया था और उसको लागू किया गया था. रॉचेस्टर कोड जो 1893 से लागू हुआ, 92 में ये कांग्रेस हुई थी यूएस में, दैट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल्स. वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ वो नियम बने थे. वियना की कांग्रेस भी इम्पॉर्टेंट है. आगे बढ़े हम तो स्टॉकहोम की 1950 की जो कांग्रेस थी, उसमें जो कई नियम लागू हुए थे उनको हम आगे देखेंगे इसी लेक्चर में. इस सदी की अगर हम बात करते हैं तो वियना में 2005 में जो कांग्रेस हुई थी, मेलबोर्न की 2011 की जुलाई की कांग्रेस है, जिसको 1 जनवरी 2012 से कोड को लागू किया गया. आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मेलबोर्न कोड 2012 का. उसकी कुछ खूबियाँ ये हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन परमिट हुआ था पहली बार, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स
नोमेनक्लेचर किया गया था, जिसको शॉर्ट में हम ICN कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया कि फंजाई और जो एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी को छोड़ करके, वो अलग ग्रुप हैं, तो इसलिए ये नाम चेंज किया गया। दरअसल ये जो सारी कांग्रेस हैं वो 1900 से उनकी रियल नंबरिंग चालू हुई, इसलिए ये जो कांग्रेस है जो मेलबॉर्न वाली 2011 की, ये 18th कांग्रेस थी, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। इसका मैंने आपको PDF आज डाला है, और उसमें जो चेंजेस आए थे उन चेंजेस का एक पेपर है जो मैंने आपके इसमें व्हाट्सएप पे डाला है, उसको आप पढ़ लीजिएगा और आगे हम और डिस्कस करेंगे उसको। 18th मेलबॉर्न वाली है, 19 जो है वो हुई थी चाइना के शेंज़ेन में, जो 2017 में हुई थी, और नेक्स्ट जो प्रपोज्ड है 2023 की, वो है रियो दी जेनेरियो में, यानी ब्राज़ील में। इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के पास ये पावर होती है कि वो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर को चेंज कर सकता है, लेकिन उसको मेजॉरिटी चाहिए 60% की। अब हम कुछ रूल्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट जो मैंने लिया है वो है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में क्लास मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी दी हुई है। ये भी नियम तय है कि ऑर्डर का सफिक्स एल्स होगा, सब ऑर्डर का इनी होगा, फैमिली का एसी होगा, सब फैमिली ऑइडी से ख़त्म होगी, ट्राइब EAE से, और सब ट्राइब इनी। फॉर्मा और क्लोन के लिए भी F और CL लगाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे रूल्स में देखा जाए तो, क्योंकि ये कई जगह हम देखेंगे इसको लागू होगा, ये कई रूल्स में ये लागू होगा। इस नियम के अनुसार जो ओल्डेस्ट नेम है, जो अर्लीस्ट नेम है, उसको ही वैलिड माना जाएगा। हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, यदि एक बॉटनिस्ट ने वियना में 1925 में एक प्लांट की खोज की और स्टॉकहोम में वो खोज हुई 1926 में, कोई नया नाम दिया गया उसको, तो वियना की जो खोज है जिस बॉटनिस्ट की, उनको ही वैलिड माना जाएगा उस नाम को, क्योंकि डेट वाइज वो पहले आती है। हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको और समझने की कोशिश करें। लिनियस ने 1753 में क्लियोम गाइनेंड्रा नाम रखा था कैपेंडिडेसी के मेंबर का। लिनियस ने ही उसका नाम बदल के क्लियोम पेंटाफाइला कर दिया। डी कैंडोले ने 1824 में क्लियोम जीनस को ही स्प्लिट दैट जीनस इनटू 3 जनरा। तो क्लियोम गाइनेंड्रा जो स्पीशीज़ है वो गाइनेंड्रोप्सिस के अंतर्गत आई, गाइनेंड्रोप्सिस गाइनेंड्रा उसका नामकरण हुआ। लेकिन जब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से वैलिड नेम की बात आई तो क्लियोम गाइनेंड्रा को ही वैलिड नाम माना गया। नेक्स्ट, टाइप मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके इसमें एक सब टॉपिक दिया हुआ है आपके फर्स्ट यूनिट में। नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंट्रा, यानी नामों को कंजर्व कर दिया जाए जनरा के, उन नामों को जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को नहीं फॉलो करते हैं लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं। यानी दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अगर ओल्डेस्ट नहीं है वो नाम, अर्लीस्ट नहीं है, लेकिन वो सब जगह उसी नाम से जाने जाते हैं, तो उन नामों को रिटेन किया जाएगा। वो नाम जनरा के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, ऑर्डर्स के हो सकते हैं। स्पीशीज़ के नामों के लिए भी नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंट्रा या नॉमिना स्पेसिफिका कंजर्वेंट्रा के तहत डिस्कशन हुआ था, वोटिंग हुई थी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके फेवर में बहुत कम वोट पड़े थे। अब एक और नियम है लैटिन डायग्नोसिस, यानी यदि कोई भी प्लांट नया आता है, उसका नामकरण होता है, उसको डिस्क्रिप्शन को सबमिट किया जाता है हर्बेरियम में, तो ये ज़रूरी है
कि लैटिन डिस्क्रिप्शन यानी ट्रांसलेशन जो है वो लैटिन में भी हो। ये नियम लागू हुआ 1 जनवरी 1955 के बाद, 55 से, यानी उससे पहले अगर वो लैटिन डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं भी हैं तो उनको वैलिड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। आपको ये मालूम होगा कि हर कैटेगरी में सबसे पहले उस कैटेगरी में नामकरण जो किया गया था उसके ऑथर का नाम उसके साथ आता है। जैसे लिलियसी, अगर माइकल एडेंसन का दिया हुआ नाम है तो लिलियसी के साथ एडेंस लगाना होगा। लिलियम जीनस, अगर लिनियस ने सबसे पहले नाम दिया है तो लिन लगेगा उसके साथ। एक और नियम यहाँ देखना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी प्लांट का नाम तो दे दिया किसी बॉटनिस्ट ने, लेकिन उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो डिस्क्रिप्शन देने वाले का नाम भी एक्स लग कर आएगा। जैसे कैपेरिस लेसियन था, RBR XDC, यानी RBR रॉबर्ट ब्राउन ने उसका नाम दिया था और डी कैंडोले ने उसका वैलिड डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उन दोनों नामों को ही, मतलब दैट नेम इज़ accompanied बाय 2 ऑथर्स। अब कुछ और भी नियम हैं, जैसे एक जीनस को अगर 2 या ज़्यादा जनरा में तोड़ दिया जाए, जैसे कि डी कैंडोले ने क्लियोम जीनस को 3 जनरा में तोड़ा था, तो फिर क्लियोम नाम किसको दिया जाए? तो इसमें ये तय हुआ कि जो ओरिजिनल नाम है वो उस जीनस को दिया जाए जो टाइप स्पेसिमेन वाला जीनस है, जो नोमेनक्लेचर टाइप वाला जीनस है, यानी ओरिजिनल ऑथर ने जो शीट, हर्बेरियम शीट जमा की थी हर्बेरिया में। इस टाइप या नोमेनक्लेचर टाइप को हम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस नियम के बारे में। अब इससे उलट एक और बात है जो हमने यहाँ ली है 9th नंबर पर, कि यदि 2 या ज़्यादा सेम रैंक के नाम यूनाइट कर दिए जाएं, जैसे 2 जनरा को मिलाकर के अगर एक जीनस बना दिया जाए, तो उनको इन दोनों जनरा के नामों में से कौन सा नाम दिया जाएगा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का नियम ही लागू होगा और जो ओल्डेस्ट नाम है उसी को वैलिड माना जाएगा। एक जो 8वें नंबर का हमने दिया हुआ है कि स्पीशीज़ अगर दूसरे जीनस में ट्रांसफ़र हो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लांट, एक ट्री जिसे पाइनस कैनाडेंसिस कहा गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो पाइनस की स्पीशीज़ नहीं, वो स्यूगा की स्पीशीज़ है। अब उसको स्यूगा में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक एपिथेट है यानी कैनाडेंसिस, उसको कंजर्व किया गया, उस नाम को रिटेन किया गया। इसलिए पाइनस कैनाडेंसिस की जगह उसका नाम स्यूगा कैनाडेंसिस हो गया। अब अगर कोई रैंक चेंज होता है तब भी प्रायोरिटी के अनुसार ही जो लेजिटिमेट पुराना नाम है, जो ओल्डेस्ट नेम है, उसी को ही वैलिड माना जाता है। अगर कोई स्पीशीज़ जीनस में चेंज हो जाती है तो उसको इसी तरह से प्रायोरिटी के नियमों को ही फॉलो करते हुए हमें वैलिड नाम को तय करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक रूल है रिजेक्शन ऑफ नेम्स। इसको हम टाइप मेथड के साथ नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तो 15 मिनट का बन गया, इसको तो बड़ा धीरे धीरे पढ़ाया है मैंने।
आ ही नहीं रहा है, क्या बात है, क्या चक्कर हुआ? कमर इकबाल, शेयर विद कमर इकबाल, यस। होना बंद हो जाता है तब समझ यार ये जाइए क्या कि चक्कर हो ट्रस्ट रहा की है? पारदर्शिता का संकट है, नागरिक सूचना विहीन हो जाता है। फरवरी 2020 में संसद में सेना पर पेश की गई रिपोर्ट में सीएजी ने कई खुलासे किए थे, जिन्हें बाद में सेना ने पुराने आंकड़े कहकर दरकिनार कर दिया था। PDF रिपोर्ट कन्वर्टर में थोड़ी बताया गया भेजना था है, कि 2015 ये से 18 रिकॉर्डर के भेजना बीच है ना सियाचिन और मुझे तो। लद्दाख समेत अन्य उच्च ऊंचाई वाले इलाके में सही कपड़ों और उपकरणों का बंदोबस्त नहीं किया गया था। सैनिकों को बर्फ के लिए हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी प्लांट नोमेनक्लेचर पार्ट 1। प्लांट नोमेनक्लेचर उपकरणों के इंतजाम में 4 साल की देरी पाई गई। केस में स्पेशल राशन की कमी से जवानों के कैलोरी इंटेक 82% तक कमी दर्ज की क्या गई। चक्कर है ये? तो हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ। अनुपम जी 2012 में डिप्टी डीएसपी के पद से रिटायर हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया में 4 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा समय में हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी प्लांट नोमेनक्लेचर पार्ट फर्स्ट। प्लांट नोमेनक्लेचर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये दोनों हम पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। एज यू नो, प्लांट नोमेनक्लेचर डील्स विद करेक्ट नेमिंग ऑफ प्लांट्स या टेक्सा। आप जानते हैं इस बात को कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्लांट्स के नाम होते हैं जो